Today our topic is methods of determination of reaction mechanism. Means किसी भी केमिकल रिएक्शन की हमने स्टडी करनी है कि वो कैसे चल रही है. सो यू कैन से द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ए केमिकल रिएक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज द रिएक्शन मैकेनिज्म. ओके, और ये एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं अपनी कॉर्नरस्टोन है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन चलती हैं उनको समझने के लिए अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म पता हो तो हम उसको ध्यान में रखते हुए कुछ अननोन रिएक्शन जो है उनको प्रोसीड कर सकते हैं. सो वी कैन से इट प्रोवाइड अस विद द वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस ऑफ रिएक्शन एंड एनेबल अस टू इवन प्रेडिक्ट द न्यू रिएक्शंस. So here we will discuss briefly how we arrive the mechanism of a reaction and how do we ascertain if the proposed mechanism is correct or not. ठीक है, तो ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो जनरली किसी भी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है. कौन कौन सी हैं वो? सबसे पहले है हमारे पास दैट इट शुड बी एनर्जेटिकली फेवरेबल. दैट शुड बी एनर्जेटिकली फेवरेबल. इट मीन्स वो एनर्जी के कॉन्सेप्ट में हमारे पास जो है फेवरेबल होनी चाहिए. ठीक है. दूसरा क्या है कि इट शुड बी एबल टू अकाउंट फॉर ऑल द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और रिएक्शंस. मीन्स जो भी हमारी रिएक्शन के कंटेक्स्ट में जो ऑब्जर्वेशन है एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा होना चाहिए. हम रिएक्टेंट को देख के बता सकते हैं कि ये ऐसे रिएक्ट करने चाहिए. तो अगर वो ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मीन्स वो जो मैकेनिज्म होगी वो फेवरेबल होगी. सो वी कैन से दैट शुड बी फेवरेबल एज पर द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस. सो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो हैं वो हमारी वहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए. ऑब्जर्वेशंस. थर्ड जो है दैट इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द मैकेनिज्म ऑफ द सिमिलर रिएक्शंस. मींस जो एक रिएक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं उसके साथ की अगर हमारे पास और भी रिएक्शंस हैं तो उसका मैकेनिज्म पहले वाले जो नॉन रिएक्शन है उसके साथ जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए. सो इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द मैकेनिज्म ऑफ सिमिलर रिएक्शंस. ठीक है. अगर कोई भी रिएक्शन इन तीनों चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा कंसेप्ट लेके चलती है, ठीक है, तो वो मीन्स हमारी जो मैकेनिज्म होगी वो फेवरेबल होगी. ठीक है. अब किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं ये बहुत ही एक ईजी है. ठीक है. अगर हम उनके इंटरमीडिएट जो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं डिफरेंट स्टेप्स में उनको आइसोलेट कर पाएँ. बट हर एक रिएक्शन के जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको आइसोलेट कर पाना मुश्किल होता है. ठीक है. बट कुछ एक रिएक्शंस हैं जिनके जो हमारे जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं. ठीक है. सो हमारे पास बहुत और सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को ईजिली हम डिवाइस कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. सो कौन कौन से हमारे वो मेथड्स हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जिनसे हम किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं और एस्टैब्लिश कर सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास प्रोडक्ट एनालिसिस. प्रोडक्ट एनालिसिस और वी कैन से आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स जो हमारी मेजर प्रोडक्ट है या फिर कोई बाई प्रोडक्ट है उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, एनालाइज कर पाएँ तो भी हम उनके मैकेनिज्म तो पहुँच सकते हैं. सेकेंड हमारा जो मेथड है दैट इज द डिटेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट्स. डिटेक्शन of intermediate and their isolation. ठीक है. थर्ड इज द isotopic labeling. फोर्थ इज द isotopic effect. Fifth one is the kinetic evidences, and sixth is the stereochemical studies. Stereochemical studies. These are the few methods by which we can easily
device or identify or establish the mechanism of a particular reaction. So one by one we will discuss these methods in detail. So first I am going to take the first method, that is the product analysis. So what is this product analysis? तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड क्या करते हैं हम कि जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है वो मेजर भी हो सकता है और साइड रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो भी हो सकते हैं। अगर हम उन प्रोडक्ट को और उनकी जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है, ठीक है, उनको अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ तो हम बता सकते हैं उसका मैकेनिज्म बहुत ईजिली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक मीथेन की रिएक्शन है। मीथेन इज गोइंग टू रिएक्ट विद द क्लोरीन अंडर लाइट। तो हमने देखा है वहाँ पे क्या बनता है, हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बनता है, HCl बनता है और हमारे पास थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो ईथेन की भी बनती है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन है। अगर हम यहाँ पे जो हमारा ईथेन बन रहा है जो स्मॉल अमाउंट में बन रहा है, अगर हम 2-3 मैकेनिज्म डिवाइस करते हैं, अगर किसी मैकेनिज्म में ईथेन की फॉर्मेशन के अगर चांसेस हैं बनने के, तो वो मैकेनिज्म हमारा क्या रहेगा, फेवरेबल मैकेनिज्म रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि जो ये मीथेन की या अल्केन्स की जो क्लोरीनेशन होती है अंडर लाइट, तो वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो वो कैसे होती है वो हमें बताती है कि वहाँ पे ईथेन की फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो हमने देखा कि ये चेन रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। तो सबसे पहले स्टेप में हमारा क्या होता है, चेन इनिशिएट होती है, तो दैट इज नोन एज द चेन इनिशिएशन स्टेप। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरीन के क्या बनते हैं, हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी, ये हमारी चेन इनिशिएशन स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप जो होता है हमारा, दैट इज द चेन प्रोपेगेशन। अब चेन क्या करेगी, प्रोपेगेट करेगी, फ्री रेडिकल्स आगे से आगे प्रोपेगेट होंगे। ठीक है, तो चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। अब इस स्टेप में क्या होता है कि जो मीथेन है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पे हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है और HCl फॉर्मेशन होती है। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल फर्दर क्या करता है, नेक्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पे मिथाइल क्लोराइड और प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। और ये स्टेप जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, प्रोपेगेट होते रहते हैं, मिथाइल क्लोराइड बनता रहता है, HCl बनता रहता है और मिथाइल जो हमारे पास रेडिकल है और क्लोरीन रेडिकल बनते रहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट में जब सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाते हैं तो हमारे पास स्टेप आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो थर्ड जो स्टेप होता है या लास्ट स्टेप जो होता है, दैट इज नोन एज द चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, सो दैट इज द पॉसिबल चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो उसमें क्या होता है कि जो लास्ट में एक क्लोरीन फ्री रेडिकल रह जाएगा वो दूसरे क्लोरीन रेडिकल के साथ बना के फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल बना सकता है। इसी तरीके से जो मिथाइल रेडिकल है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो वहाँ पे मिथाइल क्लोराइड बना सकता है। और ये पॉसिबिलिटी भी है कि मिथाइल फ्री रेडिकल वहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल बनाए तो वहाँ पे क्या बन सकता है, हमारे पास ईथेन फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो मीन्स जो हमारे पास क्या अभी क्लोरीन फ्री रेडिकल बन रहे हैं वो फर्दर क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देंगे, तो वो आगे फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसको फर्दर हमें चेन इनिशिएशन स्टेप में भेजना पड़ेगा। इसी तरीके से जो मिथाइल फ्री रेडिकल बन रहा है चेन प्रोपेगेशन स्टेप में, अगर वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वहीं पे हमारा क्या होगा, जो चेन स्टॉप हो जाएगी, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। और अगर मिथाइल फ्री रेडिकल्स फर्दर दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल्स से रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे ईथेन की फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। तो ये थोड़ी अमाउंट में बनते जरूर हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ से पॉसिबल हो पाया, अगर हमारी ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है। मींस अगर हमारी रिएक्शन में जो फ्री रेडिकल्स हैं एज ए इंटरमीडिएट वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। सो बाय दिस वे वी कैन इजिली डिटेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास एक रिएक्शन और है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे है एक ये मॉलिक्यूल CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। ओके, अब इसका नाम है 1-chloro-3 मिथाइल ब्यूटटूइन। और जब इसकी क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है, तो सबसे पहले क्या होती है, इसमें आयोनाइजेशन होती है। तो ये क्लोरीन निकलता है यहाँ पे क्लोराइड एज ए, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होती है, मीन्स OH यहाँ पे रिएक्ट करता है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ पे। और ये भी देखा गया है कि जब इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस होती है तो 2 कंपाउंड बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, एक तो बनता है ये, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल,
ठीक है, तो इसकी जो यील्ड होती है वो 15% होती है। साथ में इसके हमारे पास एक टर्शियरी अल्कोहल बनता है जो होता है 85%। ओके, तो अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया? हमें पता है कि जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है वो अनस्टेबल होते हैं, टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या होते हैं हमारे पास, वो स्टेबल होते हैं। मींस जब हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जो आयोनाइजेशन हुई वहां पे क्लोराइड निकला तो वहां पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुई, तो कार्बोकैटायन वहां पे कहां बना, फर्स्ट पोजीशन में बना हमारे पास। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करती है, ठीक है, यहाँ पे, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, तो वहां पे कार्बोकैटायन बन जाता है। तो जब वहां पे कार्बोकैटायन बनेगा तो टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। वहां पे जो हाइड्रोक्साइड है वो इजीली अटैक कर सकता है, वहां पे हमारे पास क्या है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनती है हमारे पास, टर्शियरी अल्कोहल बन जाती है। सिमिलर रिएक्शन एक और देखी गई है कि अगर हम 3-क्लोरो-3-मिथाइल ब्यूटीन लेते हैं, मीन्स दिस इज द अनदर कंपाउंड, तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो भी हमारे पास 85% क्या बनती है, ये टर्शियरी अल्कोहल बनती है। मींस जब इसमें हमारा जो क्लोराइड निकलता है तब हमारे पास जाके क्या बनता है, अगेन जो है टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा है। अब ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है दैट इज ऑलरेडी स्टेबल, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट के चांसेस कुछ नहीं है। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो रीअरेंज होता है फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी। तो दोनों के केस में जो बन रही है प्रोडक्ट वो 85% बन रही है, क्या बन रही है, वो टर्शियरी अल्कोहल बन रही है। तो इससे पता लगा कि जो इस रिएक्शन में जो हमारा मैकेनिज्म है दैट इज इन्वॉल्विंग द कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट। सो दिस इज द प्रोडक्ट एनालिसिस। तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके हम उसके जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है, मैकेनिज्म है, उसको बता सकते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे हुआ होगी, इसमें इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हुआ होगा, कौन सा, कार्बोकैटायन इन्वॉल्व हुआ होगा, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास मेथड है जो था डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो सेकंड इज द डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर रिएक्शन में इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर पाना डिफिकल्ट है, तो अगर हम किसी भी रिएक्शन में उसको डिटेक्ट कर पाएं तो भी हम उसके मैकेनिज्म को बता सकते हैं, अगर हम आइसोलेट कर सकते हैं तो भी हम उसके मैकेनिज्म को बता सकते हैं। अगर ना तो डिटेक्ट होता है ना ही आइसोलेट होता है, फिर वहां पे हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। मींस हम यहाँ पे 3 तरीके से हम मैकेनिज्म बता सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास यहाँ पे दैट इज द आइसोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अगर हमारा इंटरमीडिएट जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं, तो आइसोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट, तो उससे क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे भी। अगर हम आइसोलेट कर सकते हैं तो उसको कैसे यूज करेंगे हम। सपोज हमारे पास क्या कर रहे हैं अभी, हम किसी रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है उसको आइसोलेट कर सकते हैं, तो उसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे फर्दर। अगर हमारा इंटरमीडिएट जो आफ्टर आइसोलेशन है उसको हम सेम कंडीशन में रिएक्ट कराते हैं रिएजेंट के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगी, अगर वो प्रोडक्ट वो सेम है कि जब हम इंटरमीडिएट को ना लेके रिएक्टेंट को लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है कि जब हम अमाइड को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ और बेस के साथ, ठीक है, तो हमारे पास वहां पे एक NaBr निकलता है और वहां पे H2O बनता है, और अल्टीमेटली क्या हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अमीन फॉर्मेशन होती है। वो क्या बनती है हमारे पास, प्राइमरी अमीन होती है। दैट रिएक्शन इज नोन एज दी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है दैट इज दिस वन दैट इज नोन एज दी N-ब्रोमोमाइड, ठीक है, दैट इज नोन एज N-ब्रोमोमाइड। अल्टीमेटली क्या है, इसके बाद हमारे पास अमीन बनती है, और ये जो इंटरमीडिएट है एक स्टेबल इंटरमीडिएट है, इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। इस इंटरमीडिएट को आइसोलेट करने के बाद अगर हम सेम कंडीशन में इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें अगर अमीन मिलती है तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो अमाइड से अमीन बन रहा है तो उसमें हमारे पास ये N-ब्रोमोमाइड एज ए इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि इसको हम इजिली आइसोलेट कर सकते हैं। ओके, ये स्टेबल है, इसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो वहां से हम ये कह सकते हैं कि जब इसकी रिएक्शन हो रही है, अमीन फॉर्मेशन हो रही है, तो वहां पे हमारे पास N-ब्रोमोमाइड एज ए इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो था आइसोलेशन, जब हम आइसोलेट कर सकते हैं इसको। सेकंड है कि अगर हमारा इंटरमीडिएट जो है वो आइसोलेट नहीं हो सकता, तो उसको अगर हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसी तरीके से, तो हम डिटेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट इज द डिटेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट। अब डिटेक्ट कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो क्या होता है कि कई बार जो है आइसोलेशन नहीं होती, या फिर कह लो बहुत रेयर होते चांसेस कि उसको आइसोलेट कर पाएं, तो वहां पे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो होते हैं उनसे हम इजीली इनको डिटरमिन कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जस्ट लाइक हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है,
यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर है, ईएसआर है और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं जो हम डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनकी मदद से हम फ्री रेडिकल्स को, ठीक है, कार्बोकेटाइंस को और कार्बेनाइंस हो गए, कार्बीन्स हो गई, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं इनसाइड दी रिएक्शन। मींस रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, वहां पे इंटरमीडिएट बन रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो मींस जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी हम इजिली स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से वहां पे डिटेक्शन कर सकते हैं। वो बता देंगे हमें वहां पे भी क्या क्या वहां पे पीक्स आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं बेंजीन की जब नाइट्रेशन होती है, बेंजीन के साथ जब हम HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम नाइट्रेटिक मिक्सचर बोलते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन बनती है। तो मींस यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो NO2 पॉजिटिव है, नाइट्रोनियम आयन जो है, इसको इनसाइड दी रिएक्शन हम क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो वहां पे पहले NO2 पॉजिटिव बनता है, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे इसको, उसको हम वहां पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं। कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटेक्ट होता है? दैट इज डिटेक्टेड बाय द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। वो बता देगा हमें कि वहां पे NO2 पॉजिटिव बन रहा है, और जब उसके अंदर हम बेंजीन डालेंगे तो हमारे पास वो नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। वहां से क्लियर हो जाएगा कि वाकई इस रिएक्शन में जो है NO2 पॉजिटिव बन रहा है और ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो थर्ड जो मेथड है जिसमें हमारे पास क्या आते हैं कि अगर हमारा जो इंटरमीडिएट है ना तो वो आइसोलेट हो सकता है ना ही डिटेक्ट हो सकता है किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से, तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रैपिंग क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स इज द थर्ड मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो क्या करते हैं इसमें हम कि सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, किसी एक ऐसे रिएक्टेंट से रिएक्ट करा देते हैं और वहां पे हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम आइसोलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने जैसे बात की है कि हमारे पास अल्काइल फ्री रेडिकल्स हैं। अल्काइल फ्री रेडिकल्स ना तो ये इजिली आइसोलेट हो सकते हैं ना ही इजिली डिटेक्ट हो सकते हैं, तो हम इसको हम क्या करते हैं, ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो इसको ट्रैप करने के लिए हम इसको रिएक्ट कराते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड से। तो नाइट्रोसो कंपाउंड क्या होते हैं, दीज आर दी नाइट्रोसो कंपाउंड्स। तो इनके साथ इनको रिएक्ट कराते हैं। जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास वहां पे मोर स्टेबल नाइट्रोक्साइड रेडिकल बनेगा। तो क्या बनेगा, वो नाइट्रोक्साइड रेडिकल बनेगा वो, ठीक है। तो विच कैन बी डिटेक्टेड इजिली बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड दैट इज द ESR। तो ESR क्या होती है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो जहां पे हमारे पास कोई इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कार्बीन्स की, तो कार्बीन भी क्या है, ना तो आइसोलेट हो सकती है ना ही डिटेक्ट हो सकती है। तो ये बनती कब है, जब फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो इसको हम ट्रैप करते हैं बाय एडिंग सम साइक्लोअल्कीन्स। तो अगर हम उस रिएक्शन में जहां पे कार्बन की हम कहते हैं भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है, तो वहां पे अगर हम साइक्लोहेक्सीन डाल दें तो वो क्या करेगा, हमारे पास इसको ट्रैप कर लेगा। कहां पे, अपनी डबल बॉन्ड पे। तो वो डबल बॉन्ड क्या करेगी, यहाँ पे हमारे पास जो CH2 है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। मीन्स हमारे पास जो डाइजोमीथेन है, दिस इज द डाइजोमीथेन, जहां से हमारे पास क्या बनेगी, कार्बिन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अंडर लाइट कंडीशंस तो वहां पे नाइट्रोजन रिलीज होती है। कैसे होती है, ये इलेक्ट्रॉन ले जाता है यहाँ पे, तो वहां पे कार्बिन फॉर्मेशन होती है। और इस रिएक्शन में अगर हम साइक्लोहेक्सीन डाल दें तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है कि हेक्सीन डालने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, वो बनता है दिस वन। सो ये हमारा वहां पे CH2 बन गया। मीन्स बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से बेंजाइन जो है, बेंजाइन भी हमने एक इंटरमीडिएट पढ़ा, तो बेंजाइन को ट्रैप करने के लिए हम यूज करते हैं वहां पे एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन क्या होता है हमारे पास, दैट इज द कंपाउंड ऑफ 3 बेंजीन। तो 3 बेंजीन आर अटैच्ड विद ए कॉमन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज एंथ्रासीन। और बेंजाइन क्या होती है हमारे पास, दैट इज द बेंजाइन। तो बेंजाइन क्या होती है, अभी अगर हम बेंजाइन के अंदर एंथ्रासीन डाल देते हैं तो ये इसको ट्रैप कर लेती है। ट्रैप करके हमारे पास जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो फॉर्मेशन होता है। तो किस तरीके से होता है कि ये यहाँ पे इस तरीके से अटैच होते हैं। यहाँ पे एक बेंजीन ये चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है।
और इस तरीके से यहाँ पे तीसरी बेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारी बेंजाइन जो है वो ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, इसको बोलते हैं हम ट्रिप्टिसिन। तो ट्रिप्टिसिन फॉर्मेशन होती है जब बेंजाइन फॉर्मेशन होते हैं, अगर उसके अंदर हम क्या डाल दें, एंथ्रासिन डाल देते हैं। इसी तरीके से हम कार्बोकैटायंस को, कार्बोनेंस को भी ट्रैप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड मेथड की तरफ, जो है आइसोटॉपिक लेबलिंग। तो थर्ड मेथड इज द आइसोटॉपिक लेबलिंग। अब लेबलिंग से नाम मतलब क्या है, यहाँ पे हमने किसी एक एटम को लेबल करना है। लेबल मतलब क्या हुआ, रिप्लेस करना है किसी ऐसे आइटम से जो उसका आइसोटोप हो। ठीक है, मींस अगर हम हाइड्रोजन को किसी मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम है उसको हम रिप्लेस कर दें उसके आइसोटोप से, ड्यूटेरियम से, ठीक है, या फिर जो ऑक्सीजन है 16 ऑक्सीजन को उसके एक आइसोटोप ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन 18 है उससे रिप्लेस कर दे, तो हम कहते हैं कि वहां पे आइसोटोप हमारा लेबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रिएक्शन करते हैं कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है C2H6, सपोज इथाइल अल्कोहल और हमारे पास एसिटिक एसिड के बीच में रिएक्शन हो रही है और हमें पता है यहाँ पे क्या बनता है, इट इज फॉर्मिंग एन एस्टर, तो C2H5 प्लस वाटर फॉर्मेशन होता है। अगर हम इन दोनों कंपाउंड में से किसी एक ऑक्सीजन को लेबल कर लें और ये देखें कि ये जो बॉन्ड टूट रही है, जो वाटर में क्या जा रहा है, एक H और एक OH जा रहा है। अब हमने ये देखना है कि OH कौन सा ब्रेक हो रहा है। सपोज हमारे पास अगर OH ये ब्रेक होता है तो H यहां से जाएगा। अब सपोज हमने यहां पे क्या किया, इस ऑक्सीजन को लेबल कर लिया O18। ठीक है, तो मैं यहां पे रिएक्शन लिख रहा हूं भी क्या है कि हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HO C2H5 है और इस ऑक्सीजन को मैंने लेबल कर लिया O18। ओके, और जब यहां पे रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या बनने वाला है, CH3 COO C2H5 प्लस वाटर। और क्या देखते हैं हम कि अगर हम जब इस ऑक्सीजन को लेबल करते हैं O18 से, तो जो हमारा एस्टर है तो वहां पे हमारा जो ऑक्सीजन 18 है वो दिखाई देता है हमें। ठीक है, आइसोटोप को हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो वो वहां पे दिखाई देता है, मींस वाटर में नहीं जाता है। तो यहां से ये कंफर्म हुआ कि ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, वाटर निकल रहा है, तो उसमें OH जो है वो एसिड से आ रहा है और जो H है वो अल्कोहल से आ रहा है, इसलिए वाटर निकल रहा है। अगर यहाँ पे OH बॉन्ड अल्कोहल की ब्रेक होती तो ये ऑक्सीजन कहाँ जानी थी, वाटर में जानी थी। तो वाटर में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, ऑक्सीजन जो 18 है वो कहाँ मिली, एस्टर में मिली। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आइसोटॉपिक लेबलिंग कर लेते हैं। मींस एक पर्टिकुलर एटम को वहां पे हमने रिप्लेस कर देना उसके आइसोटॉप से, फिर प्रोडक्ट में हमने उसकी एनालिसिस करनी होती है कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें से किस प्रोडक्ट में जो है वो लेबल्ड एटम जो है वो जा रहा है। तो वहां से हम ये बता सकते हैं कि जब ये रिएक्शन होगी तो कौन सी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और किसके साथ बॉन्ड मेकिंग हो रही है, और मींस वहां पे उसका मैकेनिज्म क्या रहेगा। सो दैट इज द थर्ड मेथड विच इज नोन एज द आइसोटॉपिक लेबलिंग। तो फोर्थ मेथड इज द काइनेटिक स्टडी, काइनेटिक स्टडीज। तो काइनेटिक्स की हेल्प से भी हम क्या बता सकते हैं कि हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म इजीली पता चला सकते हैं। मींस अगर हमारी कोई रिएक्शन जो है उसका जो ऑर्डर है हमारा, ठीक है, उसका ऑर्डर है या फिर जो रेट है उसको भी हम ध्यान में रख के इजीली मैकेनिज्म के बारे में बता सकते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, द रिएक्शन बिटवीन द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड अ बेस। ठीक है, और वहां पे हम देखते हैं भी क्या हो रहा है कि ये चीज हो रही है, क्या बन रहा है, यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है और ब्रोमाइड निकल रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा है कि जो रेट है इसका, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली एंड ओनली ऑन द ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस इन द रेट। तो मीन्स जब ये रिएक्शन हो रही है तो वो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, जो भी उसका जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसमें जो कंसंट्रेशन है सिर्फ और सिर्फ किसकी इन्वॉल्व हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हो रही है। तो हम यहाँ से मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं कि क्या हो रहा होगा इसमें कि फर्स्ट स्टेप जो है, जो स्लोएस्ट स्टेप है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप का ही हम रेट डिटरमिन करते होते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा होगा और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है
उसमें जो हमारा बेस है वो उस कार्बोकैटायन वाले जो कार्बन है उस पे अटैक करेगा और जो है हमारा डिजायर्ड जो अल्कोहल है वो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये OH जो है यहाँ पे अटैक करा तो इसलिए यहाँ पर ये बेस बनता है, तो ये स्टेप क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। ठीक है, तो मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज अ स्लोएस्ट स्टेप, सो वी प्रपोज दैट दिस वुड बी द मैकेनिज्म कि फर्स्ट स्टेप में हमारा इंटरमीडिएट बन रहा होगा, सेकंड स्टेप में जो बेस है वो रिएक्ट कर रहा होगा। दैट इज वाई जो एक्सपेरिमेंटल रेट है उसमें हमारा बेस की कंसंट्रेशन कहीं भी नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। सो बाय यूजिंग द काइनेटिक स्टडी वी कैन इजिली डिटेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। तो फिफ्थ हमारे पास है आइसोटॉपिक इफेक्ट। द फिफ्थ मेथड इज द आइसोटॉपिक इफेक्ट। अब ये क्या चीज है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द आइसोटॉपिक लेवलिंग। ठीक है, सो ये हमने देखा है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, सेम होती है एंड दे हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। हाउएवर उनके अंदर जो हमारे पास जो उनका मास होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, मास जब डिफरेंट होगा तो मीन्स जब वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो डिफरेंट उनके क्या होंगे, रेट्स होंगे। मीन्स अगर कोई हैवियर आइसोटोप है तो उसका रेट जो होगा वो स्लो होगा, अगर कोई लाइटर हमारे पास आइसोटोप है तो उसका जो रेट है वो फास्ट होगा। सो डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप इन द रिएक्टेंट्स इज नोन एज द आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, तो क्योंकि अगर हमारे पास ये आइसोटोप इफेक्ट जो है बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है, सपोज हमारे पास क्या हो रहा है कि कोई रिएक्शन है, ए और बी की जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अगर तो हमने रिप्लेस कर दिया बी एटम को उसके आइसोटोप के साथ, तब ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है उसकी एनर्जी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारे पास ए और बी की बॉन्ड को एनर्जी तोड़ने के लिए एक्स अमाउंट देनी पड़ रही है और अगर हमने वहां पे बी प्राइम लगा दें जो कि उसका आइसोटोप है, तो हो सकता है वहां पे हमें वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़े, और ये भी हो सकता है कि वाई जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ग्रेटर देन हो एक्स से। ये मोस्टली होता ही ऐसा कि जब हम उसको हैवी आइसोटोप से रिप्लेस करते हैं तो उसकी जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो डिफिकल्ट हो जाती है, उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। सो यहाँ पे आइसोटोप का इफेक्ट आ जाता है क्योंकि यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा उसका, और वो थोड़ा सा रिएक्शन जो है लेट चलेगी। तो अगर तो ये हमारा जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, जो हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, अगर ये बॉन्ड ब्रेकिंग उसमें इन्वॉल्व हो रही है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट। अगर हमारा जो फर्स्ट स्टेप जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसमें हमारा जो बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं हो रही है तो उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट। मीन्स अब हम यहाँ पे एक रिएक्शन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे हमने डिस्कस किया है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो हमने देखा है कि बेंजीन की नाइट्रेशन में क्या इन्वॉल्व होता है हमारे पास, NO2 पॉजिटिव। ठीक है, और क्या फॉर्मेशन होती है हमारे पास, दैट इज द यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन होती है। अगर हम देखें कि हमने यहाँ पे बेंजीन के जो प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे, उनको अगर हम रिप्लेस कर दें, ठीक है, अगर हम उनको रिप्लेस कर देते हैं किससे, ड्यूटेरियम से, सभी हाइड्रोजन को हमने क्या किया, ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया, मीन्स हमने ड्यूटेरेटेड बेंजीन ले ली। ओके, और उसकी रिएक्शन फिर कराई, नाइट्रेशन रिएक्शन कराई, तो हमारे पास फिर भी क्या बनेगा, ड्यूटेरेटेड बेंजीन बनेगी। ठीक है, तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगी, तो यहाँ पे सारे क्या होंगे, डी होंगे। और अगर हम मैकेनिज्म स्टडी करें तो हमने देखा है कि जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स जो ये अटैक करते हैं तो वो स्टेप जो होता है स्लो होता है, तो वहाँ पे हमारे पास ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, और सेकंड स्टेप में ये कार्बोकैटायन जो है हमारे पास वो एज सच वहीं पे है, और वहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन देके जाता है और कार्बोकैटायन क्या न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये कब होता है, जो हमारे पास वहाँ पे बाइसल्फेट होता है नाइट्रेटिक मिक्सचर में, तो दिस स्टेप इज द फास्ट स्टेप, तो वहाँ पे हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बनती है। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाता है। अब इस स्टेप में हुआ क्या, अब ये देखा गया है कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, जो CH बॉन्ड ब्रेकिंग है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही है। मींस अगर हमारे पास वहां पे चाहे ड्यूटेरियम हो चाहे हाइड्रोजन हो तो दोनों का रेट जो है वो सेम आता है। तो यहां से हमारा क्या पता चला
कि अगर रेट दोनों का सेम है तो मींस जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वहां पे CH बॉन्ड की क्लीवेज नहीं हो रही है, क्योंकि इस रिएक्शन में दो ही चीजें हो सकती थी। देखो अब हमने देखा कि इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। ये भी तो हो सकता था कि फर्स्ट स्टेप में ये नाइट्रोन, यहाँ पे नाइट्रोनियम जो है यहाँ पे अटैक ना करता, बेंजीन से प्रोटॉन निकल जाता एक, ठीक है, और वहां पे क्या बनाता, हमारे पास कार्बन आयन फॉर्मेशन करता है। अगर तो ऐसा होता तो वहां पे कार्बन आयन फॉर्मेशन होती है और उसके बाद हमारे पास जो NO2 पॉजिटिव है वो रिएक्ट करके हमारे पास नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन कर सकता था। अगर तो ऐसा होता तो जब हाइड्रोजन ब्रेक करती तो रिएक्शन फास्ट होनी थी, जब ड्यूटेरियम यहाँ पे होता तो वो ड्यूटेरियम की बॉन्ड जो है वो डिफिकल्टी से ब्रेक होती तो रिएक्शन स्लो होती है। बट ऐसा देखा गया है कि जो इसका रेट है, जो फर्स्ट स्टेप है उसका, जहां पे रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, वो चाहे वहां पे ड्यूटेरियम हो, मतलब ड्यूटेरेटेड बेंजीन हो, चाहे प्रोटोनेटेड बेंजीन हो, दोनों का रेट क्या है, सेम है, सेम स्पीड से रिएक्शन चल रही है। ठीक है, तो मींस उस स्टेप में जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है और ड्यूटेरियम और जो कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो रही है। तो इससे क्लियर हुआ कि इसका रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप में इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, इसकी डीप्रोटोनेशन हो रही है, और जो कि फास्ट स्टेप है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म आया। अब लास्ट हमारे पास है सिक्स्थ मेथड, दैट इज द स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। स्टीरियोकेमिकल एविडेंसेस। अब स्टीरियोकेमिकल एविडेंस कैसे पता चलेगा हमें? देखो क्या होता है कि हमारे पास एक रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि यहां पे हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, C6H13, इसको बोलते हैं हम 2-ब्रोमो ऑक्टेन, दैट इज द 2-ब्रोमो ऑक्टेन। जब इसकी हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मींस यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो हमने देखा है कि हम देखते होते हैं कि ये पीछे से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है, और हमारी जो प्रोडक्ट बनती है, हमने ये देखा कि जब इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है विद बेस तो हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलती है कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो चेंज हुई मिलती है। तो यहाँ से हमने डिवाइस किया इसका मैकेनिज्म कि अगर ये बैक साइड से अटैक करता है तब जाके हमारे पास एक बनती है ट्रांजिशन स्टेट। वो कैसी होती है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे प्रोटॉन है, और यहाँ पे C6H13 है, और यहाँ पे हमारे पास ब्रोमाइड है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH है। मींस अगर ये ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व हो तभी जाके हमारी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास OH इस साइड पे है तो वो उस साइड पे नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ब्रोमाइड है। इसकी यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है, स्ट्रांग होती है, और इसकी जो बॉन्ड है वो वीक होनी शुरू हो जाती है, और जैसे ये निकलता है यहाँ पे बॉन्ड क्या होती है, स्ट्रांग हो जाती है, और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है उसको देख के हमने बताया कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस क्यों आया, बिकॉज ऑफ द बैक साइड अटैक। ठीक है, अब ये फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि एक यहाँ पे बल्की ग्रुप पड़ा हुआ है, दूसरा एक वहां पे न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी। इस साइड से भी अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे भी क्या मिथाइल ग्रुप पड़ा हुआ है, और एक क्या पड़ा, ब्रोमाइड पड़ा हुआ है। तो इसके लिए एक ही रास्ता रह जाता है कि ये बैक साइड से अटैक करेगा, तभी जाके हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी। और उसमें हमने ये देखा भी है कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, सो by all these methods we can easily detect the presence of intermediates, or we can say we can easily devise the mechanism of any reaction. And this is all about this second chapter, that is mechanism of organic reaction.